हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला का साहित्य के इतिहास से जुड़ा प्रश्न, जो कि आदिकाल की परिस्थितियों से जुड़ा है। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि हिंदी का आदिकालीन साहित्य जिन परिस्थितियों में रचा गया उसका परिचय दीजिए, अथवा आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डालें। तो प्रश्न जब हम उसका उत्तर लिखेंगे तो सर्वप्रथम हम इसकी भूमिका लिखेंगे। जिस युग की जैसी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियां होंगी, उस युग में उसी प्रकार के साहित्य का निर्माण होगा। इसका कारण यह है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा साहित्य समाज को एवं समाज साहित्य को प्रभावित करता रहता है। इसलिए किसी भी युग का अध्ययन करने से पहले उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन करना अति आवश्यक बन पड़ता है। हम आदिकाल की परिस्थितियों का संक्षिप्त में विवेचन करेंगे, जो कि निम्नलिखित रूप से। सबसे पहले हमारे पास है राजनीतिक परिस्थितियां। इस काल की राजनीतिक दृष्टि से पराजय और पतन का काल कहा जा सकता है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु, जो कि संवत 700 के आसपास मानी जाती है, के पश्चात समूचे भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रही थी और राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गए थे। आपसी कलह और कई तरह की दुश्मनियां या विरोध पैदा हो चुके थे। उधर विदेशी आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। इस्लाम धर्म ने अपने पांव पसारने आरंभ कर दिए। भारत में भी उनका प्रवेश हो गया था। 10वीं शताब्दी तक तो मुसलमान आक्रमणकारियों ने केवल लूटपाट की, परंतु मोहम्मद गौरी के समय से उन्होंने इस देश में अपना राज्य स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। हिंदू राजाओं की आपसी फूट का मुसलमान आक्रमणकारी लाभ उठाते रहे। यही कारण है कि राजपूत हारते रहे और मुसलमानों का इस देश पर शासन मजबूत होता चला गया। वहीं राजनीतिक दृष्टि में एक सबसे बुरी बात यह भी रही कि इनका आपसी दुश्मनी कलह जो थी, उसने संकुचित राष्ट्रीयता को साथ जोड़ के हिंदू नरेशों को पड़ोसी राज्यों के प्रति उदासीन कर दिया था। वे अपने 150 गांवों को या छोटी मोटी रियासत को ही अपना राष्ट्र समझने लगे थे। राजपूत नरेश एवं उनके सैनिकों में व्यक्तिक मतलब पर्सनल जो उनमें वीरता थी, उसका कोई अभाव नहीं था। ठीक है ना। लेकिन बात क्या थी कि वह अपनी अदूरदर्शिता एवं दुश्मनी के कारण मुसलमानों से पराजित होकर उनके अधीन होते चले गए, अर्थात कि उन्होंने एक दूसरे राज्य का सहयोग नहीं किया और दुश्मन के हाथों हारते चले गए। राजनीतिक दृष्टि से यह युग सामंतवादी युग था। कवियों को राजाश्रय प्राप्त था और वह अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के पुल बांधने में ही लीन रहे। उन्हें लगा कि यही हमारा कर्तव्य है। अगला हमारे पास नंबर 2 पे है जी, धार्मिक परिस्थितियां। इस युग की धार्मिक परिस्थितियां भी अच्छी न थीं। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों के कारण बौद्ध धर्म खंड खंड होकर ना जाने कितने भागों में बंट गया और ये सभी भाग अपने मूल आदर्शों से बड़ी दूर जा चुके थे, उसे भूल चुके थे। और परिणाम ये हुआ कि बौद्ध धर्म में जंतर मंत्र, जादू टोने, ऐसी कई अंधविश्वास और पखंडों ने जन्म ले लिया। बौद्ध धर्म की भांति ही वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन संप्रदायों में भी ऐसे ही जादू मंत्र और अंधविश्वास पनपने लगे थे। इस तरह धर्म के नाम पर तो अधर्म का बोलबाला इस युग में देखा जा सकता है। राजपूतों के घरों में परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों एवं पुरोहितों का सम्मान बना हुआ था। परिणाम ये हुआ कि पुजारी और महंत धर्म के वास्तविक रूप को भूलकर सिर्फ धन अर्जित करने में लग गए। धार्मिक दृष्टि से इस युग में गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की प्रतिष्ठा स्थापित करने में करके संयम एवं सदाचार का अपना एक उदाहरण हमें प्रस्तुत किया है। दक्षिण भारत के विभिन्न आचार्यों ने इस युग में अपने सिद्धांतों का प्रचार भी किया, लेकिन इस सब का प्रभाव भक्तिकालीन साहित्य पर अधिक पड़ा, आदिकाल साहित्य पर बहुत कम मात्रा में। आम हिंदुओं के घरों में आचार विचार, पूजा पद्धति वही पुराने ढंग ही चल रहे थे। इस युग के अंत तक मुस्लिम धर्म ने भी अपने प्रचार प्रसार बढ़ा दिया। वो भी अपना एक रूप लेके हमारे सामने आने लगे थे। तो इस तरह से धार्मिक परिस्थितियां जो थी वो बड़ी उथल पुथल वाली ही दिखाई देने लगी हमें। नंबर 3 पे है हमारे पास सामाजिक परिस्थितियां।
राजनीतिक दृष्टि से पराजित एवं धार्मिक दृष्टि से विकृत युग में अच्छी सामाजिक परिस्थितियों की आशा करना बिल्कुल ही गलत है हमारे लिए, तो है ना। इसी कारण इस युग की सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। पूरे हिंदू समाज जो था वो भिन्न भिन्न जातियों उपजातियों में बंटकर विघटन के कगार पर पहुंच गया था। छुआछूत के नियम इतने कड़े हो गए थे कि निम्न जातियों के लोगों को गांव से बाहर या किनारों पर रखा जाने लगा था। समाज कई रूढ़ियों का शिकार बन चुका था। राजपूत इस युग में समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनके वंश कुलीनता एवं बलिदान की भावना थी, लेकिन वंश गौरव की भावना को लेकर वह आपसी कलह में लगे रहे। तो उनमें कोई दूरदर्शिता और कूटनीति का बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। वहीं नारी की स्थिति है इस समय कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही, बहुत ज़्यादा बुरे हालात में थी। उसको भोग विलास की या भोग का विषय या वस्तु समझ कर ही परखा या देखा जाता था। नारी को खरीदना बेचना उसका अपहरण के लेना ऐसी ये साधारण बातें ही थी वहाँ पर। राजाओं एवं सामंतों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। वहीं सती प्रथा भी धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही थी। राजाओं की भांति आम जनता में भी नारी के प्रति विलासताओं के भाव की प्रधानता बढ़ने लगी थी। आम आदमी एवं शासक वर्ग के बीच एक गहरी खाई बन चुकी थी। राजा आम लोगों के कल्याण की परवाह नहीं करता था। वह विलासता के साधन जुटाने में, पड़ोसियों को नीचा दिखाने में लगा रहा और दूसरी ओर आम जनता को भोजन की भी चिंता लगी रहती थी। नंबर 4 पे हमारे पास आर्थिक परिस्थितियां। सम्राट हर्षवर्धन के बाद से जैसे ही कि कोई बड़ा राजा नहीं रहा, छोटे छोटे भागों में राज्य बढ़ चुके थे और इसका परिणाम ये हुआ कि वो राजा लोग जो थे अपने लालच के कारण अपने राज्य के विस्तार में लगे और आपसी युद्ध में लगे रहे। परिणाम ये हुआ कि रोज मतलब प्रतिदिन युद्ध या लड़ाइयाँ ऐसे होने लगी और उससे क्या हुआ, राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वह कमज़ोर होती गई। राजा ने अपने खजानों को भरने का प्रयास किए। उन्होंने क्या किया, आम जनता पर कई तरह के कर लगा दिए गए, उन पर अत्याचार शुरू हो गए। धीरे धीरे आम आदमी जो था वह अपनी पेट की भूख बचाने के लिए भी अपने बच्चों तक को बेचने लगा। दूसरी ओर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए, उससे लूटपाट हो गई और देखा जाए तो जनता पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वहीं अगर व्यापार की बात करें, कृषि, यहाँ पर रोजगार की बात करें तो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन ही इनके जीविका के साधन थे। साथ में कई तरह के लघु उद्योग थे, जैसे हस्तशिल्पकारी था, कुछ और अन्य ऐसे उद्योग भी थे। परंतु विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों ने और आपसी कलह ने, जो हिंदू राजा थे उनके आपसी कलह ने आम जनता की आर्थिक दशा बड़ी दयनीय बना दी थी। अगला पॉइंट है हमारे पास सांस्कृतिक परिस्थितियां। आदिकाल को सांस्कृतिक दृष्टि से दो भिन्न संस्कृतियों के टकराव एवं मिलन का युग कहा जा सकता है। मुस्लिम संस्कृति के भारत आगमन में तो दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के संदेह की दृष्टि से देखती रहीं, लेकिन बाद में यह संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित होने लगी। हिंदी साहित्य में संदेश राशक तथा अमीर खुसरो का साहित्य इसी सांस्कृतिक समन्वय का प्रमाण कहा जा सकता है। भारत के पर्वों, त्योहारों, उत्सवों, मेलों, आहार विहार आदि पर मुस्लिम प्रभाव पड़ने लगे थे। यह प्रभाव मूर्ति, संगीत, चित्र आदि कलाओं पर भी दिखाई देते हैं। हाँ जी, हमारे पास 6वां पॉइंट है जो वो है साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक दृष्टि से इस युग को हम समृद्ध मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस युग में एक और तो जहाँ संस्कृत साहित्य में ज्योतिष दर्शन आदि ग्रंथों का टीका लिखी गई, वहीं दूसरी ओर अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत सिद्धों, नाथों एवं जैनियों का प्रचुर साहित्य भी हमें देखने को मिलता है। यही नहीं, हिंदी के अंतर्गत चारण एवं भाटन कवियों के रासो ग्रंथ, विद्यापति के श्रृंगार भक्ति मिश्र गीत एवं अमीर खुसरो का लौकिक काव्य भी इस युग में ही रचा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्य की दृष्टि से यह एक समृद्ध और सही युग रहा। निष्कर्ष रूप में हम ये कहेंगे कि आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा आशावान या ज़्यादा सार्थक और सही दिशा में जाने वाली नहीं रही थी। कारण ये था कि यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों वर्गों पर जो था वो आपसी उथल पुथल मची हुई थी। परिणाम ये हुआ कि इस युग का जो साहित्य है वह अगर रचा भी गया तो वो राजाओं पर आश्रित रहकर या सिद्धनाथों की तरह मुक्तक रहकर लिखा जाने लगा। इसके सार्थकता रूप में हम देखें तो हमें ये मिलता है
कि साहित्य का निर्माण जो है वो भरपूर मात्रा में हुआ, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल के रूप में प्रख्यात हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं नए प्रश्न के साथ।